हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। स्वागत करते हैं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी अभिलाष वर्मा द्वारा लिखी गई बच्चों के लिए बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी है, अद्भुत साहस। कहानी ऐसे शुरू होती है। राजू सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में डरपोक लड़के के रूप में प्रसिद्ध था। उसमें किसी गुण को ढूंढ पाना बहुत कठिन था। एक तो वह पढ़ाई में कमजोर था, ऊपर से उसकी शरारतें। कहा जाए तो उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। कभी किसी सहपाठी पर पानी डाल देता तो कभी पानी पीने की छुट्टी में किसी के डिब्बे का खाना चुरा कर खा जाता। इन्हीं सब शरारतों के कारण स्कूल और घर दोनों जगह उसे डांट मार पड़ती थी, लेकिन राजू पर इसका कोई असर नहीं होता था। पास पड़ोस के सभी लोग यही कहते, एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन राजू का सुधरना मुश्किल है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में राजू, उसकी बहन रेखा, वह माँ पिताजी, चाचा चाची और उनके बच्चे रानू व बंटी दादाजी के यहाँ आरूद गांव में इकट्ठे हुए। राजू, रेखा, रानू और बंटी की आयु 11 से 13 वर्ष के बीच थी। सभी की गर्मियों की छुट्टियों के दिन दादाजी का बड़ा सा मकान व उनके बाग में आम के बड़े बड़े पेड़, और फिर ऊपर से राजू, रेखा, रानू, बंटी सरीखे शैतान बच्चे। कुछ ही दिनों में उधम और मस्ती से दादा दादी का घर सर्कस और अखाड़े का एक मिला जुला रूप बन गया। बहुत से कच्चे आम पकने से पहले ही इन लोगों के पेट की भेंट चढ़ गए। घर के कांच और चीनी मिट्टी के अनेक बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। माँ, पिताजी व चाची चाचा तो इस तूफानी उठापटक से घबरा उठे, लेकिन दादा दादी इन चारों बच्चों की मस्ती से बड़े खुश होते थे। और जब भी कोई इन बच्चों को डांटता तो दादा दादी उसे बीच में ही टोक देते, लेकिन किसी न किसी दिन तो सजा मिलनी ही थी। घर के कमरे काफी बड़े थे, जो प्राय इन शैतान बच्चों को मस्ती करने के लिए ललचाते रहते। एक दिन सुबह से ही चारों बच्चे बीच वाले बड़े कमरे में क्रिकेट खेलने लगे। रबड़ की गेंद सबसे पहले दीवार की घड़ी पर लगी और घड़ी चकनाचूर हो गई। और अगले ही पल जैसे ही उन्होंने ट्यूबलाइट का काम तमाम किया, तभी शोर शराबा सुनकर माँ पिता वहां पहुंचे। उन्होंने चारों बच्चों को अच्छी खासी डांट पिलाई और छुट्टियों के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बना दिया। सुबह और शाम को बाहर खेलें, दोपहर में तेज धूप में घर पर ही रहें, रात को जल्दी सोएं, आदि आदि। इन बातों को न मानने पर पिटाई की पूरी संभावना थी। कुछ दिनों तक बच्चे उस टाइम टेबल को आज्ञाकारी बच्चों की तरह मानते रहे, लेकिन घर और खेल के मैदान पर उन्हें पूरे समय ऐसे लगता जैसे वे बेड़ियों में जकड़े कैदी हों। हर रोज शाम को राजू, रेखा, रानू और बंटी गांव के बच्चों के साथ एक बड़े मैदान में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन जब सांझ ढल चुकी तो गांव के एक लड़के वासुदेव ने बहुत जोर का शॉट मारा। गेंद काफी दूर झाड़ियों में चली गई। राजू दौड़ता हुआ उस तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, उसे सन्नाटे और हवा से हिलती झाड़ियों से डर लगा और राजू बिना गेंद लिए ही लौट आया। क्या हुआ, गेंद नहीं मिली? रानू ने पूछा। नहीं, सुबह ढूंढ लेंगे, राजू ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। राजू के इस तरह डरने पर वहां खड़े सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले राजू के डरने पर किसी ने उसका मजाक ना उड़ाया हो
या फिर कभी राजू ने बुरा ना माना हो, लेकिन आज राजू को जो अपमान महसूस हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब राजू पूरी हिम्मत से गेंद उठाने जाने लगा तो वासुदेव ने उसे रोका, अंधेरे में झाड़ियों के पास मत जाओ। लेकिन राजू का आज इतना अपमान हुआ था कि उसके अंदर की कायरता दुम दबाकर भाग गई थी। राजू झाड़ियों के पास गया और कुछ देर में गेंद को ढूंढकर ले आया। वासुदेव, जो आयु में थोड़ा बड़ा था, उसने राजू को समझाया, राजू, हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में विवेक भी उतना ही जरूरी है। इस समय झाड़ी में सांप हो सकता था, और फिर वैसे भी इस झाड़ी के पास और इसके आगे जाना मना है। क्यों? राजू ने जिज्ञासा प्रकट की। कई लोगों ने झाड़ियों से आगे एक भूत देखा है। यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है और उसी तालाब के पास वह भूत रहता है, वासुदेव ने कहा। शाम के अंधेरे में भूत के नाम से कई बच्चे डर गए। उसके बाद सभी जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को लौटने लगे। राजू रात भर करवटें बदलता रहा। उसे रह रहकर अपने विज्ञान टीचर की बात याद आती रही। भूत प्रेत नाम की किसी चीज का आज तक कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। वास्तव में ये सभी बेकार के वहम हैं। फिर राजू पर एक बात पूरी तरह हावी हो गई। अगर मैं इस भूत के रहस्य को सही ढंग से सुलझा दूं तो सभी लोग हमेशा के लिए मुझे बहादुर लड़का मानना शुरू कर देंगे। बस इन्हीं विचारों में खोया खोया राजू आधी रात के बाद सो गया। सुबह जब वो उठा और उसने ये बातें रेखा, रानू और बंटी से कही तो सब ने राजू को यही कहा कि वह इस चक्कर में ना पड़े। लेकिन राजू, वह तो निश्चय कर चुका था। राजू के इस दृढ़ निश्चय को देखकर बाकी तीनों भाई बहनों ने भी उसका साथ देने का वचन दिया। अब इन चारों की एक टीम तैयार हो गई जो भूत का रहस्य जानने को उत्सुक थी। दोपहर का 1 बजा था। खाना खाकर दादा दादी व माँ पिताजी पीछे वाले कमरों में सोने चले गए। चारों बच्चे चुपके से घर से निकलकर कुछ ही देर में खेल के मैदान में आ गए। अब उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर झाड़ियों के पास आकर रुक गए। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। हर तरफ सिर्फ तेज धूप थी। इक्की दुक्की बैलगाड़ियां और घने पेड़ों के नीचे बैठे जुगाली करते कुछ जानवरों के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। चारों बच्चे झाड़ियों को पार कर आगे बढ़ गए। घनी झाड़ियां पार करने के बाद बच्चों को एक पगडंडी दिखाई दी। आसपास झाड़ियां और बबूल, पीपल और बरगद के पेड़ थे। पगडंडी पथरीली और धूल भरी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बंटी तो अभी से ही घबराकर वापस लौटने को सोचने लगा, लेकिन तीनों ने उसे समझा बुझाकर आगे चलने के लिए तैयार किया। अब चारों ने पूरी सावधानी के साथ आसपास देखते हुए बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर पेड़ों का घनापन और बढ़ गया था। कहीं कहीं झिंगुर बोल रहे थे। करीब आधा घंटा लगातार चलने के बाद वे काफी दूर निकल आए थे। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि तालाब अब कहीं नजदीक ही होगा,
तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। फिर कुछ देर और चलने के बाद रानू ने एकाएक कहा, वो देखो, तालाब। चारों बच्चे स्तब्ध होकर घने पेड़ों के पत्तों के पीछे धूप में चमकता हुआ तालाब देखने लगे। अचानक रेखा के मुंह से जोर की चीख निकल गई। वास्तव में उसके ठीक सिर के ऊपर से एक पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठे थे। फिर कुछ ही देर में शांति छा गई। राजू ने ध्यान से उस पूरी जगह को देखना शुरू किया। पगडंडी के खत्म होते ही थोड़ा नीचे की तरफ उतरकर वह तालाब था। तालाब काफी फैला हुआ था और गर्मी होने के कारण उसमें बहुत पानी था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया हो। तभी राजू को बाईं तरफ एक झोंपड़ी नजर आई। जब राजू उस तरफ जाने लगा तो तीनों बच्चों ने उसे समझाया कि इतना आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजू तो इस रहस्य पर से पर्दा उठाने का निश्चय कर चुका था। फिर सभी इधर उधर देखते हुए झोंपड़ी के पास पहुंच गए। झोंपड़ी कुछ लकड़ियों और घास फूस से बनाई गई थी। राजू ने आवाज दी, कोई है? सभी के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। राजू ने फिर आवाज दी, कोई है? लेकिन इस बार भी जब कोई निकल कर नहीं आया तो राजू पूरी हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर घुस ही गया। झोपड़ी के अंदर कुछ सामान फैला हुआ था। एक दो कटोरियां और दूसरे बर्तन, एक फटा कंबल। कुछ देर वहां रहने के बाद चारों को जब कोई सुराग नहीं मिला तो वे सभी शाम 5 बजे तक घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद चारों बच्चे आपस में बातें करने लगे। आखिर में ये तय हुआ कि कल चारों दोपहर में 3 बजे तालाब पर जाएंगे और शाम तक उस भूत को ढूंढकर ही दम लेंगे। बस यही सब बातें करते हुए उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन 3 बजे चारों बच्चे घर से निकल पड़े। फिर वही पगडंडी, घने पेड़ और आखिर में तालाब। चारों तालाब के पास पहुंचकर रुक गए। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजू ने झोंपड़ी की तरफ देखा। उसे वहां एक कपड़ा हिलता हुआ लगा। राजू धीरे धीरे झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तीनों बच्चे घबराहट में इधर उधर देख रहे थे। वास्तव में आसपास का माहौल था ही इतना रहस्यमय कि किसी को भी वहां घबराहट होने लगे। राजू धीरे धीरे झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी झोंपड़ी में से कंबल ओढ़े एक आकृति बाहर निकली और उसने अचानक राजू के सिर पर पत्थर दे मारा। राजू के सिर से खून बहने लगा, लेकिन राजू वह उसी तरह निडर खड़ा रहा। अब बाकी तीनों बच्चे भी राजू के और करीब आ गए। कुछ देर तक वह आकृति और राजू एक दूसरे के सामने खड़े रहे। फिर अचानक वह आकृति चिल्लाई, यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम चारों को मार डालूंगा। लेकिन राजू और तीनों उसी तरह खड़े रहे। फिर राजू ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आकृति अब पीछे हटने लगी थी। अचानक एक झटके से राजू ने उस आकृति का कंबल खींच निकाला। कंबल के हटते ही बच्चों की चीख ही निकल गई, लेकिन राजू के चेहरे पर कोई भय नहीं था। कंबल हटते ही चारों बच्चों को यह बात साफ हो गई कि उनके सामने एक आदमी खड़ा है। लेकिन उस आदमी का जो शरीर सामने दिखा
वह बहुत ही भयानक था। आदमी बहुत ही दुबला पतला, बिल्कुल कंकाल जैसा था। उसके शरीर पर जगह जगह बड़े बड़े फोड़े हो रहे थे। उसके हाथों और पांवों के कई फोड़ों में से पीप भी निकल रहा था। तुमने भूत का नाटक करके गांव में वहम क्यों फैला रखा है? राजू ने पूछा। वह आदमी कुछ देर सोचता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने चारों बच्चों से कहा, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ शांति से बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं यहाँ ऐसे क्यों रहता हूँ। लेकिन पहले अगर तुम में से किसी के पास कोई कपड़ा हो तो इसके सिर पर बांध दो, खून अभी भी निकल रहा है। रानू ने अपना रुमाल राजू के सिर पर बांध दिया। वह आदमी भी जमीन पर बैठ गया और उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मैं पहले इसी आरूद गांव में रहता था और खेती करता था। करीब 11 साल पहले गांव में मलेरिया फैला। पहले मलेरिया ने मेरी 2 साल की बेटी मुन्नी की जान ली। बाद में गांव में कोई डॉक्टर तो नहीं था। हाँ, एक कंपाउंडर जरूर था, लेकिन मलेरिया फैलने के 2-3 दिन के अंदर वह भी यहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी 15 दिन बुखार में तड़पती रही, फिर उसने भी दम तोड़ दिया। मैं भी करीब 1 महीने तक लगभग बेहोशी जैसी हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा। जब उठा और कुछ सोच समझ पाने लायक हुआ तो जाना कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। संसार में उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैं गांव की सड़कों पर यूं ही घूमता रहता था, किसी से कुछ नहीं बोलता था। लेकिन मैं जिस गली से भी निकलता, बच्चे मुझे चिढ़ाते और पत्थर मारते। बड़े बूढ़े आसपास बैठे देखते रहते, कभी कुछ नहीं कहते। काफी दिनों तक मैंने ये सब चुपचाप सहा। फिर एक दिन क्रोध में मैंने कुछ बच्चों पर पत्थर फेंके। इससे नाराज होकर गांव के लोगों ने मुझे एक पेड़ से बांधकर बहुत मारा। बस तभी से मैं यहाँ आकर रहने लगा। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है सुजलाना। वहीं से हर 2-3 दिन में एक बार जाकर कुछ मांग लाता हूँ और यहीं पड़ा रहता हूँ। 1-2 बार आरूद से आने वाले लोग इस तालाब के पास मुझे कंबल ओढ़े देखकर डर कर भाग गए। तब से लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि तालाब के पास भूत रहता है। अब तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही दिन बचे हैं मेरे जीवन के। बच्चों ने देखा उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आप हमारे साथ गांव चलिए, राजू ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, गांव के बच्चे और लोग मुझे मार डालेंगे। बूढ़ा आदमी घबरा गया। राजू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आपने वैसे ही बहुत तकलीफ सही है। अब मैं आपको और कष्ट नहीं सहने दूंगा। बूढ़े आदमी की आंखों में नए जीवन के बारे में सोचने से एक चमक सी आ गई। चारों बच्चे उस बूढ़े आदमी को लेकर गांव की तरफ चल दिए और शाम के करीब 7 बज रहे थे होंगे। झाड़ियों को पार करते ही ये पांचों मैदान में आ गए। मैदान में खेलते बच्चे कंबल ओढ़े व्यक्ति को देखते ही भागने लगे। तब राजू और बंटी ने जोर जोर से चिल्लाकर उनको रोका। फिर राजू और रेखा ने सभी बच्चों को सारी बात समझाई। राजू ने बच्चों से इस बात का वचन लिया कि वे कभी बूढ़े आदमी को परेशान नहीं करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि गांव का कोई बच्चा इन्हें परेशान न करे। फिर चारों बच्चे बूढ़े आदमी को लेकर अपने घर आए। घर में सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हो रहे थे कि बच्चों ने आज शाम की चाय तक नहीं पी है। इसका मतलब जरूर ये लोग धूप में ही कहीं घूमने निकल गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने बच्चों के साथ एक बूढ़े आदमी को देखा तो वे अचंभे में पड़ गए। राजू ने आशा भरी नजरों से दादाजी की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, ये इसी गांव के व्यक्ति हैं। कुछ साल पहले इनकी पत्नी व बेटी की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने इसे बहुत परेशान किया, इसलिए ये पिछले
कई वर्षों से तालाब के किनारे अकेले रह रहे हैं। अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? इन्हीं को सब तालाब वाला भूत समझते हैं। दादाजी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सरपंच व दूसरे बड़े लोग उनका कहा मानते थे। दादाजी ने इससे पहले तो बच्चों की बहुत तारीफ की कि इन्होंने इतनी हिम्मत का काम किया। फिर उन्होंने कहा, मैं अभी सरपंच और गांव के लोगों से बात करता हूं ताकि ये व्यक्ति गांव में दोबारा बच सके, लेकिन पहले इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना जरूरी है। अच्छी तरह से इलाज कराना जरूरी है ताकि ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। रात होते होते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भूत का रहस्य खुल गया है। वह कोई भूत नहीं, गांव का ही एक पुराना आदमी गोपी है। दूसरे दिन गांव के लोगों की एक आम सभा बुलाई गई। गांव के लोगों से इस बात का ध्यान रखने को कहा गया कि वे गोपी की सहायता करें और बच्चों को समझाएं कि उसे परेशान न करें। गोपी को उसकी 6 बीघा जमीन और मकान वापस दिलाए गए। कुछ ही दिनों में गोपी बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों के इस अच्छे काम के लिए गांव के लोगों ने एक शाम उनका सम्मान किया। सरपंच ने राजू और तीनों बच्चों के अद्भुत साहस की बहुत प्रशंसा की। बाकी तीनों बच्चे तो कार्यक्रम में मस्त थे, लेकिन राजू, उसके साहसी होने की मंच पर जो प्रशंसा की जा रही थी उससे उसे अब कोई मतलब नहीं रह गया था। राजू ने मंच पर ही एक और बैठे गोपी की आंखों में झांक कर देखा। फिर उसे अपने अंदर बहुत गहराई में ये महसूस हुआ कि शायद पहली बार जीवन में मैंने कोई अच्छा काम किया है। ये थी कहानी राजू की अद्भुत साहस। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं कल किसी नई प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर